सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वाहे साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे खास प्रोग्राम में क्या बोल रहे हैं? सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज के खास परिचर्चा पर और खास दिन पर आज हम सब मिले हैं भाई साहब मानवता चैनल पर। आज के हमारे मेहमान श्यामलाल भार्गव साहब बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। सतनाम, जय भीम। हमारे बीच में जय भीम सर। एक कवि साहब जुड़े हैं, द्विजेंद्र कुर्रे कोहिनूर साहब, एक साहित्यकार लेखक कवि हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे बीच में एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश से विजेंद्र सिंह साहब भी जुड़ने वाले हैं। और रिकॉर्डिंग आती भी आप है। सब लोगों को आप सब लोगों को मालूम है कि आज हम देश और दुनिया में भारत रत्न महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो संविधान स्थापना दिवस के अवसर पर आज हम सब लोग सेलिब्रेट किए हैं। आज के दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को। और सभी जगहों पे पूरे भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व स्तर पे आज जगह जगह उनके कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लगातार कार्यक्रम जारी है। तो आज हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उनके जीवन दर्शन पर, उनके संविधान के इस निर्माण के संघर्ष पर हमारे बुद्धिजीवी साथियों से हम विस्तार से कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस परिचर्चा पर सबसे पहले संविधानविद, जानकारी रखने वाले, संविधान को अच्छे से पढ़ने वाले और उसकी जगह जगह व्याख्यान देने वाले श्यामलाल भार्गव साहब से आग्रह करता हूं कि आज के खास दिन पर आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखेंगे। श्यामलाल भार्गव साहब, भिलाई छत्तीसगढ़ से बहुत ओके, बहुत थैंक स्वागत। यू। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। सबसे पहले मनखे मनखे एक बरोबर, यानी मानव मानव सब एक समान के संदेश देने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। और उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारधारा को, उनके अमृत वाणियों को, उनके संदेशों को भारत के संविधान में संवैधानिक दर्जा देने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान माता को नमन करते हुए आज के इस मंच पर उपस्थित मंचासीन अतिथिगण और देश के तमाम नागरिकों को और विदेश में रहने वाले हमारे नागरिकों को और पूरे दुनिया के जो मानव समाज है उन सब को भारत का 75वां संविधान दिवस के अवसर पर बहुत सारा शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि संविधान क्या है। संविधान किसी देश का एक गोल होता है, आइन होता है, आईना होता है कि वो उस देश को किस ओर ले जाना चाहता है, उस देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार देना चाहता है। ये गोल है, संविधान एक गोल है। और इस गोल को 26 नवंबर 1949 को संसद में पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में ये लागू हो गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। भारत के संविधान में वो तमाम बातें लिखी गई है जो मनुष्य के लिए जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान, ये तमाम जो बातें हैं जो मनुष्यों के लिए जरूरी है, उन सारे चीजों को एक एक करके लिखा गया। 395 अनुच्छेद बनाया गया। इतना बड़ा संविधान, इतना लंबा संविधान किसी देश का संविधान नहीं है। अमेरिका का संविधान में मात्र 17 आर्टिकल्स हैं, लेकिन हमारे देश के संविधान में 395 आर्टिकल हैं, 12 भाग, 12 अनुसूची हैं।
तो इस किस्म से बहुत बड़ा संविधान है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और संविधान ही देश का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होता है, सर्वश्रेष्ठ कानून होता है। इससे बड़ा कानून कुछ भी नहीं है। जो भी बेयर एक्ट बनते हैं, छोटे छोटे कानून बनते हैं, संविधान के अनुरूप ही बनाए जाते हैं। जैसे महिलाओं के लिए बनाया गया विवाह अधिनियम बनाया गया, उनके लिए उत्तराधिकारी अधिनियम बनाया गया। ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में जितने भी बने हैं, जो हम जमीन खरीदी करते हैं, बिक्री करते हैं, या कई किस्म के सिविल विवाद हो जाता है, तो उन सब के लिए कानून बनते हैं। वो संविधान को देख करके संविधान के अनुरूप ही उन कानून को बनाया जाता है। तो इसलिए संविधान को जानना देश के प्रत्येक नागरिक को जरूरी है। संविधान को बने हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक संविधान को देश के नागरिकों ने पढ़ नहीं पाया है ठीक से। मैं कई जगहों पर जाता हूं और लोगों से चर्चा करता हूं, कहता हूं कि आपके पास में क्या संविधान की कॉपी है? तो बोलते हैं नहीं है, हमने तो संविधान देखा ही नहीं है। तो मैं उनको कहता हूं कि भाई, आप संविधान को जानते नहीं हैं तो आप उसको पालन कैसे करेंगे? और जब आप संविधान को जानते नहीं हैं तो उनमें जो लिखी गई आपके लिए अधिकार है, मौलिक अधिकार है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान, इसको आप कैसे हासिल कर सकेंगे? अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आपको तो दूसरा कोई उसमें कब्जा कर लेगा, आपके हक और अधिकार को छीन लेगा। मैं लोगों को कहता हूं, उदाहरण के तौर पर आपके या हमारे बाप दादा ने कोई जमीन का टुकड़ा कहीं पर खरीदा और हमें पता ही नहीं, हमारे पिताजी को भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं, तो दूसरा उसमें कब्जा कर लेगा। पता नहीं है तो कब्जा करेगा ही, और जब कब्जा कर लेगा तो उसके बाद में पता चलेगा, तो उसको आपको वापस लेने के लिए सालों साल सिविल में जाकर के आपको केस फाइल करना होगा, और एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी के बाद में वो आपको हासिल वो मिलता है वापस। ठीक इसी प्रकार से संविधान में तमाम हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम जानते ही नहीं हैं तो इसको हासिल कैसे कर पाएंगे? इसलिए मैं आज इस संविधान दिवस के मौके पर अनुरोध करना चाहता हूं, सरकार संविधान कॉपी दे, आप जरूर संविधान के कॉपी अपने रखिए और प्रतिदिन एक एक आर्टिकल पढ़िए। एक आर्टिकल एक दिन में आप पढ़ते हैं और ठीक ठीक समझते हैं तो आप 365 दिन में आप 395 जो धाराएं हैं संविधान के भीतर में, उसको आसानी से समझ जाएंगे और पढ़ लेंगे, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। तो आज के मौके पर सबसे बड़ा अनुरोध मेरा देशवासियों को है संविधान को अपने घर रखने के लिए। अब इसमें थोड़ी सी मैं संविधान के जो इतिहास के बारे में भूमिका के रूप में थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा, देशवासियों को बताना चाहता हूं कि संविधान कब और कैसे बना। भूमिका के रूप में बड़ा सारांश में मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को। संविधान पहले तो राजा रजवाड़ों का ये देश था, हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत था, और वो अपने मनमाने ढंग से जो है इस देश को अपने हिसाब से चलाते थे। अमीर अमीर बनते जाता था, राजा राजवाड़ा बनते जाता था, राजा का बेटा राजा ही बनता था। तो इसके लिए बड़े आंदोलन हुए बाद में, और आंदोलन होने के बाद में अंग्रेजों को कहा गया कि हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू होना चाहिए, आप इस देश को छोड़ करके जाइए। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, आप जो है अपने देश के लिए संविधान बना लीजिए। हम के लिए चुनाव जुलाई 1946 को पहला मतलब वो चुनाव हुआ, और इस चुनाव में उस समय में अंग्रेज हुकूमत के पास में 293 स्टेट थे, 293 जगह पर, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थे उनका, 10,000 की संख्या के आधार पर वो उनका ये था।
तो उसमें जो है 293 चुन करके प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजा गया। और राजद्रोहों का भी उस समय जो है लगता है भार्गव सर का नेटवर्क हम लोगों से डिस्कनेक्ट हो गया है। हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब भिलाई से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। सतनाम। सतनाम सर। भार्गव जी हमें सुन पा रहे हैं? भार्गव जी का नेटवर्क। हेलो। लगता है भार्गव जी का नेटवर्क में कुछ इश्यू है। भार्गव जी अपनी आवाज खोलें सर। आपको। हेलो। हाँ, जी। सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सुनाई दे हाँ, रहे अब सुनाई अपनी दे रहा है बात। ना? हाँ, तो 292 मेंबर ब्रिटिश स्टेट आए और 93 जो देशी थे प्रतिनिधि थे उनको मनोनीत किया गया। और 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी का वहां से 4 मेंबर चुन के आए। कुल मिलाकर के विधानसभा में संविधान बनाने के लिए 389 मेंबर जो है संविधान सभा में पहुंचे। संविधान सभा में पहुंचने के बाद प्रथम बैठक हुआ संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। और अंतिम बैठक जो है बार बार कट रहा है सर, क्या बात है? नहीं आपका ही नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाकी तो इधर ठीक है सर, आवाज चलो ठीक है। और आवाज जो प्लांट में हो आ सकता रहा है है ना, मैं बोल रहा हूँ वो। चलिए ठीक है। तो इस किस्म से संविधान सभा में 389 मेंबर जो है वो चुन करके गए। और उन सब ने मिलजुल करके एक संविधान सभा में कमेटी का गठन किया गया। 12 कमेटियां समितियां बनी, 12 समिति बना। और उस 12 समिति में जो प्रमुख समिति था प्रस्तावना संविधान का मसौदा समिति, उस समिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समिति का अध्यक्ष चुना गया। उनमें और जो है 6 और सदस्य रखे गए। उसमें से दूसरा जो सदस्य थे श्री एन गोपाल स्वामी, सदस्य थे श्री के एम मुंशी, चौथा सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, और 5वां सदस्य थे बी एल मित्तर, और 6वां सदस्य पी खेतान। ये 6 लोग जो है मसौदा समिति के सदस्य थे। और इन 6 लोगों ने मिलजुल करके संविधान को बनाने का बीड़ा उठाया। लेकिन बाद में पता बीमार हो गए, चले गए, और इस किस्म से धीरे धीरे करके सारा संविधान बनाने का बोझ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पर आ गया। और उन्होंने खराब हालात, बीमारी हालत होने के बावजूद भी उनका स्थिति उस समय बहुत अच्छा नहीं था, शारीरिक स्थिति। उसके बावजूद भी उन्होंने संविधान को 11 महीना 18 दिन में बना करके तैयार करके 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान सभा में प्रस्तुत कर दिया। इस दिन संविधान जन्म हो गया। तो उसी जन्म आज संविधान दिवस के रूप में रहे हैं। देश की सरकार भी संविधान दिवस के रूप में इसको मना है, हम देश संविधान में मना रहे हैं। देश आज बड़े पैमाने पे संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं देश को, संविधान को हमें बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो संविधान का जो आत्मा है वो संविधान के प्रस्तावना में है।
अगर प्रस्तावना ही अपन समझ जाते हैं तो संविधान को समझने में बहुत आसान होगा, लेकिन हम को ही नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं संविधान दिवस के अवसर पर प्रस्तावना को पढ़, संविधान के प्रस्तावना में जो जो बातें लिखी हुई है वो थोड़ा थोड़ा सारांश बताने का प्रयास कर रहा हूं। संविधान दिवस की प्रस्तावना गया है कि हम भारत के लोग को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। भार्गव जी का नेटवर्क काफी स्लो है। मैं चाहूंगा राजेंद्र बंजारे साहब आज की इस परिचर्चा पर वो हमारे साथ जुड़े, तब तक अपनी बात रख सकते हैं। राजेंद्र बंजारे साहब अपनी आवाज को म्यूट करें सर। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भार्गव सर आपका चेहरा थोड़ा उल्टा हो गया, थोड़ा रोटेट करें मोबाइल को। भार्गव सर इन शब्दों को हम समझें। भारतीयों के लिए जी राजेंद्र बंजारे सर, भार्गव साहब आगे हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दे। भार्गव सर थोड़ा सा मोबाइल को अपना रोटेट करें, ठीक करें मोबाइल तिरछा हो गया है, आपका चेहरा उल्टा आ रहा है। उल्टा आ रहा है ना? अब ऐसा कर देता हूं, चलिए मैं हाथ में रख के बोलता हूं। अब ठीक है, चलिए। तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का आत्मा है, और संविधान की प्रस्तावना में हर एक बात को संविधान सभा में तौल तौल करके, नाप जोख करके लिखा गया। हर एक शब्द के लिए डिबेट हुआ, बड़ा लंबा डिबेट हुआ, और लंबा डिबेट करने के बाद में एक एक शब्द को लिखा गया। पहला लाइन है भारत के संविधान में, हम भारत के लोग। तो जब पहला लाइन लिखा जा रहा था तो संविधान सभा में और बहुत से सदस्य थे। उन सदस्यों में से कई ने कहा कि हम आज भारत के संविधान का पहला लाइन किसी गार्ड के नाम से रखते हैं। कुछ ने कहा कि नहीं, हम गार्ड को नहीं मानते हैं, किसी भगवान को नहीं मानते, हम गॉडेस के नाम से रखेंगे। हम देवी दुर्गा को मानते हैं तो देवी दुर्गा के नाम से रखेंगे। किसी ने कहा महात्मा गांधी ने बहुत काम किया है देश के लिए, तो महात्मा गांधी के नाम से शुरू करते हैं। लेकिन ये बात बन नहीं पाया। विवाद इतना ज्यादा हुआ कि संविधान सभा में वोटिंग करना पड़ा। और आपको जान करके बड़ा ताजुब होगा, जिन्होंने गॉड और देवी देवता के नाम से जो है पहला लाइन लिखने की बात कहा, तो जब वोटिंग हुआ तो वोटिंग में देवी देवता को मिला 41 वोट, और हम भारत के लोग जो शब्द आया उसको मिला 68 वोट। पहले ही दिन के डिबेट में और पहले ही भाषण में और पहले ही लाइन में हमने अंधविश्वास को नकार दिया। ये भारत का संविधान में इतनी बड़ी शक्ति है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ समझना जरूरी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये चाहा है कि हम अंधविश्वास की ओर देश को लेकर के नहीं जाएंगे, हम देश को साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर लेके जाएंगे। संविधान निर्माताओं का सोच था हम भूतकाल की ओर बार बार झांक करके नहीं देखेंगे। जला हुआ राख में कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको टटोलने से कुछ फायदा नहीं है। हम अपने भविष्य को बनाएंगे और भविष्य की ओर आने वाले पीढ़ी को, आने वाले समय को, देश को लेकर के जाएंगे, जिसमें विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, देश के विकास हो। ये उन्होंने पहले ही लाइन में हम भारत के लोग लिख करके उन्होंने जताया। दूसरा शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह होता है कि हमारे ऊपर कोई भी बड़ा नहीं होगा, हम अपना फैसला खुद कर सकेंगे। आंतरिक फैसला और बाहरी फैसला हमको करने का पूरा अधिकार होगा। कोई विदेशी राज्य हमको ये बाध्य नहीं कर सकता है कि आप हमारे हिसाब से कोई भी कानून बनाएं या कोई भी फैसला करें। हम किसे दोस्त बनाएंगे,
किसे दुश्मन बनाएंगे, ये हमारे अंदर में है, हमारे पास हो सकती है। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये और बता देना चाहता हूं कि ये भी संविधान के अनुरूप ही कानून बनेगा। जो संविधान में लिखा गया है उसके अनुसार ही हम कानून को बना सकेंगे। तो ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीसरा जो शब्द है समाजवादी, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल शब्द है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, अभी कंट्रोवर्सी पैदा हो गया। वो कहते हैं कि समाजवादी शब्द जो आया है ये 42वें संविधान संशोधन में आया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके लाया गया। और ये समाजवादी शब्द विदेशी है, हमारा देश का शब्द नहीं है, उनको है ये कम्युनिज्म का शब्द है। लेकिन ये बात सरासर गलत है, वो विवाद खड़ा करना चाहते हैं। भारत की संविधान का समाजवादी होना, समाजवादी शब्द लिखे जाने के पहले भी था और आज भी है। जो अंदर में बातें थी उसको जो है बाद में 1942वें संविधान संशोधन में 1976 में इसको इंदिरा गांधी सरकार ने लाया। समाजवादी शब्द में आप नीति निर्देशक तत्व के तमाम आर्टिकल्स देखेंगे, वो सारे समाजवादी हैं। समाजवादी का अर्थ क्या होता है? देश के प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान मिलना चाहिए, यही तो समाजवाद है। आर्टिकल 39 में यह बात को सिद्ध कर दिया है, एक ही आर्टिकल में, कि देश की तमाम जो संपदा है किसी एक जगह संकेंद्रित नहीं होना चाहिए, देश के तमाम लोगों में बराबर बराबर बंटना चाहिए। ये समाजवाद है। चाहे वो नौकरी चौकरी की संपदा हो, सरकारी नौकरी की संपदा हो, चाहे जमीन जायदाद की संपदा हो, चाहे शिक्षा दीक्षा की संपदा हो, चाहे मकान की संपदा हो, चाहे कल कारखाना की संपदा हो, कोई भी संपदा हो, वो सब में बराबर बंटना चाहिए, किसी एक जगह संकेंद्रित नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आप देखते होंगे देश के अंदर में अमीर अमीर बनते जा रहा है और गरीब गरीब बनते जा रहा है। सारा संपदा, चाहे कोई भी संपदा आप ले लीजिए, एक जगह संकेंद्रित होते जा रहा है। ये संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। इस पर देश की जनता को सोचने समझने की जरूरत है और इस पर कुछ आगे प्रतिक्रिया करने की जरूरत है अपने हक और अधिकार को लेने के लिए। तो समाजवाद शब्द जो है हमारा भारतीय शब्द है। ऑलरेडी भारत के संविधान में जब से संविधान बना है तब से उसको लिखा गया है, वो आर्टिकल्स में लिखा गया है, प्रस्तावना में नहीं लिखा गया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि संविधान के आर्टिकल्स में हर कुछ लिखा जाना जरूरी नहीं है, प्रस्तावना में भी हर शब्द को लिखा जाना जरूरी नहीं होता है। प्रस्तावना की भाव, उसका मूल भावना क्या है, ये काफी होता है, एक एक शब्द को लिखना जरूरी नहीं है। अमेरिका में संविधान को तो बहुत छोटा रखा गया है, हमसे पहले संविधान बना और आज तक चल रहा है, और वो मुश्किल से जो है 15 से 20 संविधान संशोधन वहां पर हुए हैं। और हमारे देश में इतनी लंबी चौड़ी संविधान बनने के बाद भी नीति और नियत खराब होने के कारण बार बार संशोधन कर रहे हैं, उसमें लूप लाइन डाल रहे हैं। ये भी देश की जनता को सोचने और समझने की जरूरत है। इनको समझिए, किसी के बहकावे में ना आइए। हमारे देश के संविधान को समाजवादी संविधान बनाने में हमको जो है मेहनत करना पड़ेगा। समाजवादी संविधान बनाए रखने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आज दुश्मन जो है समाजवादी संविधान को बदल करके वो पूंजीवादी संविधान बनाने के लिए लगा हुआ है। इसके बाद में चौथा जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, ये बड़ा विवादित है, कंट्रोवर्सी है, ये भी समझाना जरूरी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, इससे देश आगे नहीं बढ़ रहा है। और इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लाया गया, ये कहते हैं। लेकिन ये भी सरासर झूठ और गलत है।
धर्मनिरपेक्ष शब्द भले ही संविधान के प्रियम्बल में नहीं था, लेकिन हमारा देश की संविधान, जब से संविधान बना तब से ही धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष संविधान रहा है। इस पर जब संविधान का प्रस्तावना लिखा जा रहा था तो डिबेट हुआ था। तो जिस हिसाब से हम भारत के लोगों के लिए डिबेट हुआ, हम भारत के लोग शब्द के लिए, पहला लाइन के लिए डिबेट हुआ, तो इसके लिए भी डिबेट हुआ। तो इस डिबेट में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है प्रबल हुआ, उसको ज्यादा वोट मिला। और ये कहा गया कि भाई ये लिखना जरूरी नहीं है, आर्टिकल 15 में तो हमने लिख दिया है कि राज्य, धर्म, मूल वन, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और देश की जनता को भी लिख दिया गया कि देश की जनता किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यही तो धर्मनिरपेक्षता है। भेदभाव किसी को धर्म के आधार पर नहीं करना है, समता के नजर से सबको देखना है। सरकार का अपना धर्म नहीं होगा और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्तियों के धर्म हो सकते हैं। अगर राज्य का धर्म हो गया तो जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपना धर्म को आगे बढ़ाएगा, और जिनका धर्म नहीं है उनके साथ वो न्याय नहीं करेगा, क्योंकि वो धर्म राष्ट्र होने से वो अपने धर्म में बंधा रह जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको इसको और थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कोई जज है, वो जज जो है, मान लीजिए हिंदू जज है या मुस्लिम जज है या ईसाई जज है, धर्मनिरपेक्ष है तो कोई भी जज बन सकता है अभी। और धर्म राष्ट्र बनेगा तो जिस धर्म का राष्ट्र रहेगा उसी धर्म का वो जो है जज रहेगा, उसी धर्म का राष्ट्रपति रहेगा, उसी धर्म का प्रधानमंत्री रहेगा, उसी धर्म का पुलिस रहेगा, पटवारी रहेगा। अगर मान लीजिए धार्मिक कोई व्यक्ति जो है, धर्म राष्ट्र में कोई जज बैठा है और किसी गैर धर्म के व्यक्ति के साथ में अन्याय हो गया और जज साहब के पास में जाएगा और वो कहेगा जज साहब को कि जज साहब फलाना व्यक्ति ने मेरे साथ में अन्याय किया है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दीजिए। तो जो जज बैठा है धर्म राष्ट्र का, धार्मिक व्यक्ति बैठा है, वो धर्म, जिस धर्म का व्यक्ति ने अन्याय किया है और उसको वो जो है डिग्री हासिल कराएगा, जीत दिलाएगा, क्योंकि उसका धर्म कहता है। और जो जिसके साथ अन्याय हुआ है वो बेचारा काल कोठरी में जाएगा। ये स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है। इस पर भी डिबेट संविधान सभा में हुआ। कहा गया कि हमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना है, धर्म राष्ट्र बन जाने से देश को खतरा है। धर्मों ने देश को बहुत लड़ाया है। जो देश जो है धार्मिक देश है उनका स्थिति आप देख लीजिए, आज भी देखिए वो भारत के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। आए दिन झगड़ा फसाद होते रहता है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर से कमजोर होते जा रहा है। एक एक धर्म के अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय बनते जा रहे हैं। तो ये धर्म जो निरपेक्ष शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण था और ऑलरेडी पहले से भारत के संविधान में ये लिखा गया है। और जब तक के धर्म है तभी तक के धर्म के मानने वाले भी सुरक्षित हैं और वो धर्म भी सुरक्षित है। धर्म है तभी संविधान, धर्मनिरपेक्ष है तभी धर्म सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि जिस दिन धर्म राष्ट्र बन जाएगा तो उस दिन सरकार जो है धर्म का भी विवेचना करेगा, धर्म का भी व्याख्या करेगा। पुरोहितगिरी खत्म हो जाएगा, वो डिबेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सरकार के हाथ में धर्म की विवेचना करने की अधिकार आ जाएगी। कुर्सी पर बैठेगा और धर्म का विवेचना करेगा। तो जो ये समझते होंगे कि धर्मनिरपेक्ष से देश को खतरा है, उनको ये समझ जाना चाहिए कि धर्म निरपेक्ष होने पर ही धर्म को सुरक्षा है। जिस दिन धर्मनिरपेक्ष शब्द खत्म हो जाएगा उस दिन सरकार सर्वे सर्वा हो जाएगा और ये जो पंडागिरी करते हैं ये पंडागिरी नहीं चलेगा। जिस दिन सरकार बदलेगा और जिस दिन सरकार जो है वास्तविक सरकार आ जाएगा, आस्तिक नहीं वास्तविक सरकार आएगा, वो सारा विवेचना करके सारे अंधविश्वास और पाखंडवाद को खत्म कर देगा, जिससे आज धर्मवादी लोग कहते हैं उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो ये जो है
धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कंट्रोवर्सी में है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसके खिलाफ चले जाते हैं लोग। ये शब्द जो है देश की जनता को समझने की जरूरत है और हम सबको समझाने की जरूरत है कि धर्मनिरपेक्ष होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तभी तक राउत तेली नाई धोबी गुना देवसिया काछी कलार माझी मरार को न्याय मिल सकेगा जब तक धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तभी तक भाईचारा में रह सकेंगे जब ये धर्मनिरपेक्ष है। जिस दिन धर्म राष्ट्र बन जाएगा उस दिन आपस में लड़ाएंगे, आपस में भेदभाव पैदा करेंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे और वो सत्ता की कुर्सी पर हमेशा हमेशा के लिए वो बैठ जाएंगे और फिर से राजाशाही इस देश के अंदर में आ जाएगा। और राजाशाही लाने का कोशिश चल रहा है, इसलिए इसका जो धर्म राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं उनका जो है पुरजोर विरोध देश की जनता को करना चाहिए और मैं भी पुरजोर विरोध उसका करता हूं। जी टाइम है ना सर, मैं थोड़ी सी और बातें रख रहा हूं। जी मेघराज जी आ गए हैं, उसके बाद में है जी। एक मिनट, मैं सबको सत श्रीकाल, ये प्रोग्राम पे रखने के लिए धन्यवाद दीजिए आपका। श्यामलाल जी की तकरीबन बातें धर्म के ऊपर, धर्म निरपेक्ष के ऊपर बातें रख रहे हैं ज्यादातर ये। श्यामलाल जी, जिस धर्म को आप धर्म समझ रहे हैं वो तो धर्म है ही नहीं है, वो तो धर्म को जो है ना धर्म के कपड़े में लपेट कर फेंक दिया आपके सामने, इसलिए आपको धर्म के नाम से ऐसी ऐसी बातें रख रहे हैं हमें। जिस दिन धर्म का आपको पता लगेगा कि धर्म होता क्या है, सच और ईमानदारी धर्म है, इंसानियत और मानवता धर्म है, ये धर्म ये है, वो नहीं है धर्म जिसको आप समझ बैठे हैं। उसकी बात में वो धर्म, ये संविधान भी धार्मिक एक धर्म के ऊपर चल रहा है। संविधान के अंदर सच है तो धार्मिक ही है, तो थोड़ा समझे इसको बात को। तो धर्म में किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता, धर्म फायदेमंद होता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ थोड़ा धर्म को भी समझे। और नहीं, थैंक यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार धर्म नहीं है, सरकार हमारा जो है धर्म है, सरकार को मानना भी धर्म है और देश के जो नागरिक है उसको धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में लिखा है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। सरकार का जिस दिन धर्म हो जाएगा वो दूसरे धर्म के लोगों को वो न्याय नहीं देगा। वो तिलक टीका लगा करके या जो भी धर्म को मानता है उसकी जो है माला मुंदरी पहन करके उसका स्वांग रचा करके अपने धर्म को बढ़ावा देगा और बाकी धर्म को बढ़ावा वो नहीं देगा। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का होना बहुत जरूरी है सर जी। इसके बाद में पांचवा जो शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने जमाने में हमारा देश राज रजवाड़ों का देश होता था। राजा महाराजा अपने हिसाब से काम करते थे, उनके मंत्री हुआ करते थे, उनके जो है पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का बेटा राजा हुआ करता था। लेकिन जब से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को लागू किया गया हमारे देश के अंदर में, आज जो है कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो राजा का घर का लड़का हो चाहे किसी गरीब के घर का लड़का हो, वो भी सांसद विधायक बन करके राज सत्ता में बैठता है। ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमको जो है एक व्यक्ति का एक वोट और एक वोट का एक कीमत, चाहे राष्ट्रपति हो उसका भी वोट की एक ही कीमत होगा, चाहे कोई चपरासी हो या किसान हो उसका भी वोट का एक ही कीमत होगा और वो भी एक ही वोट देगा। ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में लाया गया। लेकिन बहुत से क्षेत्रों में अभी भी लोकतंत्र को आना बहुत जरूरी है। भारत के संविधान में जरूर लोकतंत्रात्मक शब्द लिखा गया है, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो आप राजनीति में देखिए, राजनीति में लोकतंत्र नहीं है। एक किसी पार्टी का जो हाई कमान है उसके अगेंस्ट में नीचे के जो लेवल के जो सदस्य हैं वो बात नहीं करते हैं। अगर वो बात करता है तो उसको दल विरोधी या जो है पार्टी विरोधी कह करके उनको निकाल दिया जाता है। वो अपनी बात बराबर रख नहीं पाता है। कहने का मतलब मेरा यह है, जैसे कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी में अगर कोई सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बोले
या उनसे डिबेट करे, तो क्या वो उसको पार्टी में रखा जाएगा? उसको जो है कांग्रेस विरोधी बोल करके निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से बीजेपी में लीजिए, कोई जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ और गृह मंत्री के खिलाफ बोल करके तो देखे, चाहे कितना बड़ा ओहदा में क्यों ना हो, नीचे के लेवल में उसको पार्टी विरोधी बोल करके उसको निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से तमाम पार्टियों में, आज पार्टियों के अंदर में लोकतंत्र नहीं है। हम अपने घरों में अपने बच्चों को लोकतंत्रात्मक तरीके से एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। हम शासन जताते हैं अपने बच्चों पर भी, बच्चों को भी स्वतंत्र करने की जरूरत है। उनके मन माफिक उनको पढ़ने लिखने देने की जरूरत है। हम उसको जो है दबा के रखना चाहते हैं। तो बहुत से मामले में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अभी आना हमारे देश में बाकी है। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ है, इसको समझना है हमको, देश की जनता को समझना है। और उसके बाद में है छठा जो शब्द है गणराज्य। गणराज्य को भी बहुत जरूरी है समझना। पहले पुराने जमाने में जब राजा के लिए, राजगद्दी के लिए बड़े खून खराबा होता था और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है राजा बनता था या रानी बनता था, तो इसको खत्म किया गया। आज जो है देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति है, नॉमिनल होता है, नॉमिनल बनाया गया, और वो भी किसी पीढ़ी से नहीं होगा, आम जनता से में से उठ करके, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति का नहीं, बल्कि हर जाति हर संप्रदाय का व्यक्ति जो है राज्य का, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ये इसलिए उसको गणराज्य बनाया गया। इसी प्रकार से आगे जो शब्द है उसमें देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, ये कहा गया, इसकी गारंटी दी गई। तो सामाजिक न्याय के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि देश की तमाम जो वेल्थ है वे एक जगह संकेंद्रित हो रहा है, ये और गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। ऐसा कानून बनाए जा रहे हैं कि आप इसका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये देश की जनता को इसको समझ करके विरोध करने की जरूरत है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए राजनीतिक न्याय तो हमें मिला है, लेकिन राजनीतिक न्याय में भी आज जो है जो उस जमाने के राजाशाही है आज भी हावी दिखाई देता है। इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है ना, इसका भी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो प्रबंधक साथी ने कहा कि हाँ हाँ बोलिए सर साहब, प्रस्तावना की बातें अगर पूरी हो गई है तो, और भी हमारे 3 साथी है, 15 मिनट बचा है, अभी मैं चाहूंगा मेघराज जी साथ में कुछ कहना चाहेंगे थोड़ी सी जी। जगदीश जी, मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देख रहे भाई साहब बोल रहे हैं, जैसे मतलब बहुत सारी बातें बोली उन्होंने। इसमें क्या है ना कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोगों की निकम्मेपन के कारण ही आज यहाँ पर लोकतंत्र जो है ना ये साबित हुआ। क्योंकि इतनी ताकत होते हुए भी ये उनको मतलब इतनी अपनी ताकत नहीं दिखा पाए आज तक। बहुजन समाज की 85% मानते हैं अपनी ताकत को, और 85% 3% इनके ऊपर राज कर रहा है। तो 3% की क्या औकात है 85% के सामने? तो इनकी मतलब बिखरेपन के कारण ही आज दूसरे जो लोग हैं इस पर साबित हुए हैं। और दूसरी बात ये, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मतलब है इसको हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो काम करने का तरीका अलग है। एक तो हम कहते हैं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसको करना चाहिए, करना किसको चाहिए ये देखना है कि हमने क्या किया अभी तक। तो बहुत सारी बातें हैं कि जितने बहुजन समाज के लीडर हैं ये वो भाषण दे देते हैं आकर के ये करना चाहिए, पर करेगा कौन, ये कौन बताएगा उसको। तो टोटल मिला के बात यह है कि जितने वो जो दुश्मन बने बैठे भारत के, वो आज भी पूरी बेईमानी के काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से करते हैं। और जो आज बहुजन समाज के लीडर बने बैठे हैं वो पूरी बेईमानी के, ईमानदारी के काम को भी पूरी उसके अंदर बेईमानी घसोड़ देते हैं और उस पर लापरवाही घसोड़ते हैं और अपने लोगों का शोषण करते हैं। तो इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहे। तो ये देखे ध्यान से कि हम कर क्या रहे हैं। पहले हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, उनकी उनकी देवी उनकी पूजा पाठ करते थे, उनके कहने थे। आज क्या कर रहे हैं, उन्हीं मतलब बुराई उनकी कर रहे हैं, तो उनको छोड़ नहीं रहे हैं। आज भी उनको बुरा करके कह कर रात दिन रात उनको कोस कोस करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अपना सुधार कब करेंगे, अपने लिए कब सोचेंगे? तो इसमें अपने लिए सोचे। जो लोग जो बुरा कर रहे हो तो बुराई करने में देख लो कहाँ तक पहुंचे हो, बुरे कर करके वो आज गद्दी पर बैठे हैं, वो आगे चले गए हैं। मेहनत की उन लोगों ने, ऐसा नहीं है बिना मेहनत के पहुंच गए हो, उन्होंने ताकत लगाई है।
हम क्या कर रहे हैं, उनकी उनको कोस कोस करके अपनी ताकत भी खराब कर रहे हैं, अपना वक्त खराब कर रहे हैं। अगर हमारे पास में तीसरा रास्ता नहीं है तो हमारा क्वेश्चन उनको, उनकी तारीफ करनी या बुराई करनी बेकार की बात है। तो हमें तीसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी बहुजन समाज का फायदा होगा। जी ठीक है, थैंक यू। जी जी, शुक्रिया मेघराज जी। श्यामलाल जी, अपनी बातें अगर पूरी हो गई है तो मैं, अभी दो साथी हैं वो काफी देर से वेट कर रहे हैं, राजेंद्र बंजारे साहब, डीजन कुरेरे साहब, तो जल्दी से अपनी बात खत्म करें हाँ बाबू, श्यामलाल जी। मैं कहना चाहता हूँ देश की जनता को संविधान दिवस के अवसर पर कि आप संविधान को पढ़ें, जी अपने पास आप ही रखें। पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे, तो आप अपने अधिकार को हासिल कर सकेंगे और जी संविधान की गहराई को आप समझ सकेंगे। यही मैं जी अपील करता हूँ। जी, बहुत और शुक्रिया समय तो कम है श्यामलाल भार्गव जी। और ये जी संविधान तो बहुत बड़ा विषय है। तो बस जी इतनी बातें कह करके मैं अपनी बात जी, को विराम देता हूँ। बहुत और सभी शुक्रिया श्यामलाल जी, आपने भूमिका के तौर पर संविधान स्थापना दिवस के अवसर पर का विस्तार से बातें रखी है। क्योंकि आप इस विषय में काफी महारत रखते हैं, इसलिए हमने आपको अधिकांश समय आज के इस मंच पर दिया है। मैं राजेंद्र बंजारे साहब को आमंत्रित करता हूं कि आज के इस खास विषय पर अपनी बात रखें। राजेंद्र बंजारे साहब, जी थोड़ा सर। समय का ध्यान रखेंगे। जी जी जी। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से हमारे मेघरा साहब जी और कुर्रे जी और हमारे यूएसए के साथी लोग अ, हमारी ये जो बातें हैं, संतों गुरुओं के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा साधन है, एकमात्र साधन है जिससे हम जो आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारा भारतीय संविधान एक एक राष्ट्र पर्व के रूप में मनाया जाता है, सभी जगह मनाया जाता है। इसके बिना हम सब अधूरे महसूस करते हैं। ये 2015 से ही शुरुआत किया गया था। इसके पहले संविधान दिवस के रूप में सरकार नहीं मनाती थी और उसको ना ही उसकी एक प्रचार करती थी। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे बहुजन समाज के लोग जागरूक हुए, सभी क्षेत्रों में जागरूक हुए, सत्ता पे जागरूक हुए। में मुख्य बात जो सत्ता की होती है, सरकारों में जागरूक हुई तो अपनी संविधान की बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो सरकार मजबूर में उस संविधान को हम लोगों तक लाने का काम किया। तो भारतीय संविधान लगभग 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 25 भाग में है और उनका क्षेत्र जो होता है अलग अलग है, जिसके अंदर संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। तो सबका अलग अलग अनुच्छेद पे 1 से 4 तक उसको रखा गया है। नागरिकता जिसके 5 से 11 तक रखा गया है। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 है। नीति निर्देशक 36 से 51 है। इस तरह से हमारे जो 25 भागों में इसको बांटा गया है। तो उस 25 भागों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फंडामेंटल राइट्स, ये मौलिक अधिकार, जो बहुत ही हम सबको जानना चाहिए और उसके बारे में क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है। बाकी तो सभी बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी हम फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के बारे में जानना है। तो उनमें से हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं, सभी लोगों को, नागरिकों और जो सभी नागरिक हैं उनकी, लोगों को कानून जो है एक समान होनी चाहिए। समानता का अधिकार होना चाहिए, वह अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दे दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, 19 से 22 तक है उसमें है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है ये 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो भार्गव सर ने बहुत ही अच्छा जानकारी दे रहे थे। हमारा देश जो है एक धर्म राष्ट्र नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए इसके बारे में 25 से 28 तक दिए फंडामेंटल राइट्स के रूप में आता है। और इनसे प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का भी प्रदान करता है और प्रत्येक नागरिक के शारीरिक, मानसिक, उनकी नैतिक विकास किस तरह हो, उनकी सुरक्षा पे विशेष ध्यान देने की बात रखी गई है। अगर शासन मनमानी करता है तो उस पर भी एक रोक लगाया जा सकता है। और ये अर्थशास्त्र के बारे में भी उसे जानकारी है। न्यायिक सुरक्षा, जिसको मौलिक अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है
तो नागरिक अदालत के शरण, नागरिक जो है अदालत के शरण में भी जा सकता है। लोकतंत्र के आधार पर मौलिक अधिकार एक स्तंभ की भूमिका निभा करता है कि लोकतांत्रिक शासन की एक निहायत जरूरी है। परंतु आज की स्थिति में लोकतांत्रिक सरकार स्थिति नहीं बन पाई है। लोग इतना जानकारी दे रहे हैं, एक ही तरफ चले जा रहा है, सरकार अपनी मनमौजी करने जा रही है। ये हमारे संविधान का एक तरह से उल्लंघन होते जा रहा है। नागरिकों के संवैधानिक अधिकार ये संविधान में है, और मानव स्वतंत्रता और उनकी रक्षा का अधिकार, इस तरह से ये हमारे मौलिक अधिकार जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो और बहुत है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून में समानता का अधिकार, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार की समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन की समानता, ये 17 से लेकर के 17 और 18 में दिया गया है। इसी तरह से स्वतंत्र जो होता है, अपनी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अपनी शांति ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता, और सामुदायिक भवन की स्वतंत्रता। पहले ऐसा नहीं था कि अपनी भवन बना ले, अपना कुछ कुछ कर ले, ऐसा कुछ नहीं। और भारत देश में हर जगह आप घूम सकते हैं, आजादी के साथ निवास कर सकते हैं, ये होता है, और व्यापार भी कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी स्वतंत्रता है। शोषण के खिलाफ अधिकार, ये अनुच्छेद 23 में से लेकर के 24 में दिया गया है। नागरिक का जो शोषण होता है किस तरह से क्या है, वो जानकारी विशेष दी जाती है। और वो किसी भी बाल श्रमिकों को एक खरीद फरोख्त करके मजदूरी करवा लेना या कुछ कर लेना, ये भी एक हनन है। और इसी तरह से धर्म के आधार पर हम जो है सांप्रदायिक, धार्मिक, बहुत धार्मिक करना है, धर्मनिरपेक्ष जिसको हम कहते हैं, ये उसमें 25 से 28 तक दिया गया है। तो ये धार्मिक संबंधी मामलों में ये जो अनुच्छेद में मुख्य रूप से 26 में दिया गया है, और सांस्कृतिक शैक्षणिक जो है 29 से 30 में दिया गया है। और खास करके हमारे देश में जो अल्पसंख्यक रहते हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए, और नागरिक, उनकी नागरिकता और शिक्षा की भी संस्कार का, इस तरह से हम जो है फंडामेंटल राइट्स जो होता है, मौलिक अधिकार होता है, वो मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे हम सब और जानकारी ले सकते हैं। इतना कह मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। ये बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आज के इस खास परिचर्चा पर अपने विचार रखने के लिए। मैं डिजन कुर्रे कोहिनूर जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस खास मौके पर संविधान स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी बात रखेंगे। डिजन कुर्रे जी। आज के इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जुड़े सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी मेरे आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर जय सतनाम, जय संविधान। निश्चित ही आदरणीय श्यामलाल भार्गव जी ने इतने बढ़िया से लंबे विस्तार पूर्वक बताए। निश्चित मैं भाव विभोर होकर सुन रहा था, और मतलब एक एक चीज को बारीकी से इतना अच्छा बता रहे थे कि समय पता ही नहीं चला कैसे 8:30 से बज गया। निश्चित ही मुझे एक कवि का पंक्ति बहुत अच्छा से याद आ रहा है कि अमलेंदु शुक्ला जी लिखे हैं संविधान के ऊपर कि मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं। मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूं। उलझे ना भारत का कोई सदा जतन यह करता हूं। रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूं। मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं, तुमको राह दिखाता हूं। बहुत सुंदर पंक्ति अमलेंदु शुक्ला जी ने संविधान के ऊपर लिखे हैं। निश्चित ही इनके लेख से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम आज आयोजित हैं जगह जगह। चूंकि मैं एक शिक्षक भी हूँ,
तो आज मेरे विद्यालय में भी मैं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था संविधान पर, और जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस किए उसको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के जो चित्र बनाने के लिए एक हम लोग पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। तो स्कूल में साहित्य संगोष्ठी, क्विज प्रतियोगिता, विभिन्न आयोजन जो है आज संविधान के उपलक्ष्य में विभिन्न जगह में हो रहे हैं। और आज मुझे इस परिचर्चा में भी शामिल होने का अवसर मिला और ऐसे तमाम बुद्धिजीवी के साथ मुझे बैठने को मिला, तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। वैसे बहुत सारे बातें जो है संविधान के ऊपर बहुत विस्तार पूर्वक बातें बताया गया है, मैं उस बात को और दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन पहले इस संविधान दिवस को जो है पहले कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 से नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। इसलिए ज्ञापित करूंगा क्योंकि 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर जो संविधान दिवस ऐतिहासिक फैसला है। और निश्चित ही 2015 से संविधान के ऊपर नाना प्रकार के जो विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और बड़े माने भव्य रूप से इसको मनाया जा रहा है। कम से कम लोग जाने, संविधान के बारे में जाने कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं, जैसे हमारे राजेंद्र बंजारे साहब बता रहे थे कि मौलिक अधिकार, कई लोगों को तो अपने मौलिक अधिकार ही पता नहीं रहता। आज संविधान की ताकत है कि हम आरटी लगाकर, माने सूचना के अधिकार लगा के बहुत सारी जानकारियां हम ले सकते हैं। तो अपने अधिकार के बारे में जानना बहुत ही आवश्यकता है। और आज किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता है, किसी के ऊपर कोई माने कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान ताकत लड़ाई सकते हैं। अपने जो कहना चाहिए जो भी माने गलत काम हो रहा है उसके लिए हम अपने लड़ाई। डिजन कुरे जी, आपकी आवाज अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है डिजन कुरे जी। मैं समय भी हो चुका है, बहुत शुक्रिया आज के इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए और आज की इस मुख्य परिचर्चा पर संदर्भ में और सारांश में बात रखने के लिए भार्गव साहब से फिर से मैं चाहूंगा कि आज का ये मंच आपके लिए ही समर्पित है और लास्ट में संक्षिप्त में अपनी बात रखें, कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, समय पूरा हो चुका है। भार्गव सर। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल एक संक्षिप्त में बात रख रहा हूं मैं। आज के इस संविधान दिवस के मौके पर मैं देश की जनता को पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि आप भारत के संविधान को पढ़ें, कॉपी रखें, क्योंकि भारत के संविधान को विदेशी लोग भी जानते हैं। और जैसे ही आप, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में आया या आप भारत का व्यक्ति कोई विदेश में गया, तो जैसे ही वो गया तो वहां उसके ऊपर में वहां का कानून लागू हो जाता है। भारत में कोई विदेशी आया तो उसके ऊपर भारत का कानून लागू हो जाता है। भारत के नागरिक कोई विदेश गया तो उसके ऊपर में विदेशी कानून लागू हो जाता है। तो इसलिए आप जिस देश में आप रहते हो उसका तो कानून जानना ही होगा, और जिस देश में आप नहीं रहते हैं और वहां आप जा रहे हैं तो वहां का भी कानून आपको जानना हो। अगर किसी कारणवश आपसे भूल चूक हो गई तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं कानून नहीं जानता था, संविधान नहीं जानता था, मुझे माफ कर दो। तो इतना बड़ा चीज है हमारा देश का कानून। बहुत शुक्रिया श्यामलाल भार्गव जी का नेटवर्क हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है फिर से। आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े डिजन कुरे जी का, राजेंद्र बंजारे साहब का, श्यामलाल जी का मैं धन्यवाद संरक्षण से नहीं करेगा। तो इसलिए हम सबको सम्मान देते हैं। भारत का संविधान विदेशी नागरिकों को भी सम्मान देता है,
विधि के समक्ष संरक्षण देता है, सिर्फ नागरिक को ही नहीं। इतना बड़ा संविधान, बढ़िया संविधान है, आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके टीम ने गिफ्ट किया है, बना करके दिया है। 70 साल हो गए हैं, आप उसको पढ़ते लिखते नहीं हैं। जी। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप इनको पढ़ें लिखें और पढ़ लिख करके समझें और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करें। मांगने से जी। भीख नहीं मिलता है, संघर्ष करने से मिलता है। बगैर रोए बच्चे को मां भी दूध नहीं पिलाती है। आप जो है, आपको भी वो मिलने वाला नहीं है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। मांगना नहीं है, छीन के लेना है अपने अधिकारों को, और वो छीन तभी सकते हैं जब अपने अधिकार को जानते हैं। इसी बात के साथ में मैं फिर से पुनः जो है संविधान दिवस की बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय जी, संविधान। बहुत शुक्रिया श्यामलाल भार्गव जी। आप काफी संविधान के बारे में विस्तार से लोगों को आपने बताने की कोशिश की है। मुझे लगता है तमाम हमारे देश और दुनिया में देख सुन रहे संविधान के बारे में, संविधान की स्थापना दिवस के अवसर पर आपने जो बातें रखी है इसको गौर करेंगे, और मुझे लगता है इसको फॉलो भी करेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि आज आज का जो न्यू जनरेशन है वो संविधान की ओर काफी अग्रसर हुआ है, और आज जगह जगह स्कूलों में भी कार्यक्रम हुआ। इससे लगता है कि कहीं न कहीं बच्चों में एक जागृति आई है, लोगों में एक जागृति आई है, संविधान के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ है, और स्कूलों में भी अब इसको पढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और ये राइट हमारे सबके लिए है, भारत के तमाम नागरिकों के लिए है, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए है। तो आज की इस परिचर्चा पर हमारे देख सुन रहे दर्शकों से गुजारिश है कि हमारी आज का जो स्पेशल एपिसोड है उसे आप लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों से अवगत कराएं। और आज के हमारे मेहमानों का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं, डीजन कुरैश साहब का, श्यामलाल भार्गव जी का, जो अपनी ड्यूटी के दौरान भी अपना समय निकाल करके हमारे लोगों तक अपने विचार साझे किए हैं, राजेंद्र बंजारे साहब का। भार्गव आज के सर इस कार्यक्रम के प्रणाम, जय सतनाम। आज के भार्गव इस सर कार्यक्रम जय के सतनाम सर, जय प्रायोजक सतनाम। मेघराज जी का भी बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।